है क्लास, वेलकम बैक टू अवर 10th क्लास CBSE क्लासेस। ठीक है, तो दिस इज गजानन गवारे एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज का नया लेसन है, मतलब उसी पे उसके आपने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आपने डेली ओवर लाइफ में, ओके, क्या ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे या इसका उपयोग कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने देखा होगा कि कोई टावर है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेंगे हम। इंट्रोडक्शन, अगर कोई टावर है, इसे हम टावर कहेंगे, ठीक है, ये होगा हमारा टावर। अब इस टावर को आप किसी दूरी से, ठीक है, कुछ डिस्टेंस से आप देख रहे हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट समझ लो, यहाँ पे तो हमारा एक व्यूअर है, ये क्या कर रहा है, अभी इस टावर के इस एंड पॉइंट को, ठीक है, जो अपर पॉइंट होता है उस पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, तो ये जो देखने की उसकी ये होगी, वो देख रहा है सब यहाँ आंखों से। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा व्यूअर है, अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या कर रहा है व्यूअर, क्या करता है व्यूअर अपना हर एक ऑब्जेक्ट देखता है। तो ऑब्जेक्ट जब देखता है तो उसे कोई परफेक्ट एंगल पे, यहाँ पे एक एंगल थीटा होगा, उस थीटा पे वो क्या करेगा, उसको देखेगा। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ओके, जो नीचे वाली होती है, ठीक है, जो व्यूअर होता है, व्यूअर से जो नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है क्या, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा थीटा, और ये जो हाइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पे तो बनेगा 90 डिग्री का एंगल हमारा। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल देखा था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपने, ये था टावर, टावर किसी व्यूअर ने देख लिया, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, यहाँ पे थीटा है, और ये था हमारी लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, जब व्यूअर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, जब व्यूअर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस थीटा को कहा जाएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे डिटेल में, मगर यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो व्यूअर है, इससे इस टावर से एक डिस्टेंस पे है, जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको अगर पता होता है, एंगल पता होता है, तो आप इस टावर को विदाउट मेजर किए भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हाइट। ओके, इस टावर की जो हाइट होगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जब आप इस डिस्टेंस और ये जो एंगल पता होगा, अगर ये दो चीजें आपको यहाँ पे पता होती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट या इस टावर की जो हाइट होगी वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब इस चीज के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उस ट्रिग्नोमेट्री में हमको किस चीज की जरूरत होगी, मैं एक बार रिमाइंड करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमको क्या नीडेड क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, नीडेड हमको है एक तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आपको मैंने कहा था लर्न करने के लिए। ठीक है, एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमको जरूरत है, दूसरा रेशियो। ठीक है, हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था, रेशियो भी पढ़ते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा यानी sin थीटा यानी होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, sin थीटा यानी होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। cos थीटा होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan होता है क्या भाई, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा यानी क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद sec थीटा, ठीक है, sec थीटा यानी क्या होगा भाई, sec थीटा यानी क्या होता है, 1 बाय cos होता है, तो 1 बाय cos यानी क्या, देखिएगा sec थीटा यानी होता है 1 बाय cos थीटा, cos थीटा यानी क्या, इसका उल्टा, cos थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec
थीटा हो जाता है। मतलब क्या, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। सेक यानी क्या होता है, 1 बाय cos होगा, और cos का रेसिप्रोकल का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब सेक यानी कौन होता है भाई, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। और कोसेक थीटा सेम वही भी, यहां पे भी सेक कोसेक यानी होता है 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा। तो इसका भी रेसिप्रोकल किसका, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये भी हो बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये थे हमारे रेशियो जो आपको पूरे के पूरे याद रखने, ठीक है। अगर आपको रेशियो अच्छे से पता है तो आप अपने आप ही जो एप्लीकेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वो फाइंड आउट करवाओगे। उसके बाद एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, ये मीटर है, ठीक है। सेकंड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, जहां पे आपको एंगल 0 की 30, 45, 60 एंड 90, ओके, इन सारे की चीजों की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। मगर एक बार मैं फिर से रिमाइंड करके दे रहा हूं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे हम पहले ये करेंगे 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। रिमाइंड भी कैसे करना था मैंने बता भी दिया था। साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू पता है, मतलब साइन की सिर्फ वैल्यू आपको निकालना आ गई, तो आप पूरा का पूरा टेबल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था साइन की आप रट लो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप साइन की वैल्यू रट ली, क्या रट ली थी, साइन 0 0 होगा, साइन 30 1 बाय 2 होता है, साइन 45 1 बाय √2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। बस मैंने ये रट लिया था एक ही इसको। अब मैंने कहा था साइन की अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आप कॉस की भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, कॉस थीटा की भी कैसे निकालोगे, बिल्कुल उल्टा करके, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखते जाएंगे 1 √3/2, 1 बाय √2, 1 बाय 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब मेरे पास साइन और कॉस के भी आए थे, तो मैंने इसके लिए आपको आइडेंटिटी पढ़ा दी। आइडेंटिटी में हमें कहा था tan थीटा में क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा ही होता है ना। tan थीटा में क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा भाई, फिर tan थीटा, ओके, तो tan थीटा ने क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवाइड, मतलब sin डिवाइड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे समझ लो ऐसे डिवाइड की कोई तो लाइन है, तो अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 2 डिवाइड बाय √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 बाय √3। यहाँ पे 1 बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय √2, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइड बाय 1 बाय 2, √2 कैंसिल हो गया, तो बचता है √3, ओके। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि कॉट भी ऐसे ही करना था। कॉट क्या है भाई, इसका रेसिप्रोकल है किसका, tan का, उल्टा कर दो, ये भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ओके, √3, 1 बाय √3 और यहाँ पे 0, ठीक है। लास्ट मतलब सेकंड था, लास्ट सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा ने क्या था भाई, सेक थीटा यानी 1 बाय cos थीटा यानी सेक थीटा होता है, 1 बाय cos थीटा यानी सेक थीटा। cos की वैल्यू पास मेरे पास थी, क्या करना था, इस cos को रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, मतलब 1 को नीचे लेके जाओ, इसको भी इस टर्म को नीचे लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 ही आ जाएगा, ओके। 1 डिवाइड बाय √3/2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3, 1 डिवाइड बाय 1 बाय √2 क्या हो जाएगा, √2, 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0 यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे भी देखिएगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा भी उसके उल्टे करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2 बाय √3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि हमको इस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन जो है वहां पे हमको जरूरत है, ठीक है। एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा ये सही है क्या, और अगर कोई मिस्टेक होती तो प्लीज करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं मैं अपने टॉपिक पे, जो अपना टॉपिक होगा, क्या टॉपिक है भाई, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस, यही हमारा डेली रूटीन
याद आती है, मतलब इसका इस्तेमाल करना कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट और डिस्टेंस में की जाती है, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था, अगर कोई टावर होता है उसे हम देख रहे होते हैं, वहां पे उसकी हाइट जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे पहले समझ लेंगे, कोई तो एग्जांपल ही आपको बेस समझा जाएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो हमारे एंगल होते हैं। अब ये क्या होते पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले समझ लेते हैं क्या होता है हाइट और डिस्टेंस क्या है। अगर कोई भी चीज है, अगर ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं या कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा किसी दूरी पे, सपोज ये डिस्टेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। इस डिस्टेंस पे कोई एक व्यूअर है, इसे व्यूअर कहते हैं, ओके। और ये व्यूअर क्या करेगा भाई, कोई तो ऑब्जेक्ट ही देखेगा। तो ये टावर या बिल्डिंग जो भी होगी हमारी, इस बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट होगा, टॉप, इस टॉप को क्या करेगा देखेगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ तो एक लाइन जॉइन हो जाएगी। तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, इसे कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइड हो जाएगी, लाइन ऑफ साइड, और ये बन जाएगी हमारी हाइट, ठीक है। अब जो हमारी बिल्डिंग होगी, टावर होगा, पेड़ होगा, या कोई भी चीज होगी जो खड़ी है, परपेंडिकुलर है, किस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसकी जो हाइट होगी, ओके। और जो हमारा व्यूअर होगा वो उस टॉप को दिख रहा है, उस चीज के टॉप को, यानी हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप को दिख रहा है, ठीक है। उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। और दूसरी बात, जो व्यूअर और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये व्यूअर और हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो भी डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ क्या क्या चीज है, डिस्टेंस है, हाइट है, लाइन ऑफ साइट है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अब डिपेंड करता है ये एंगल, क्यों, क्योंकि हमारा जो एंगल कहाँ पे है, व्यूअर के हिसाब से एंगल बनता है। जब व्यूअर ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब व्यूअर ऊपर की तरफ देखता है, मतलब ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है, व्यूअर नीचे होता है, तब जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, वो थीटा होता है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब हमारा व्यूअर नीचे की तरफ होता है और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तब जो एंगल बनाता है वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेकंड चीज, फिर से अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं किसी बिल्डिंग के टॉप पे, समझ लो, ओके। ये व्यूअर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई तो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये कुछ बिल्डिंग पे में व्यूअर खड़ा है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो लाइन होगी हमारी, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये नहीं हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है वहां से होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी। अब व्यूअर यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, ये ऊपर वाली जो हमने एजिमुथल निकाला, मतलब एज्यूम करके निकाली, वो दिखाई नहीं देती मगर वो होती है, ठीक है। अब ये लाइन है, अब यहाँ पे देखिएगा सर, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास तो ये वाली हाइट बन जाएगी, चलो ये तो हाइट है, और ये वाला ऑब्जेक्ट, ओके, और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज की तरफ वर्क करेगा, और ये वाला भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब समझ लो कि ये व्यूअर यहाँ पे होगा और ये ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस वाला ही कहा जाएगा। मगर यहाँ पे एक चेंज हुआ है, कौन सा चेंज हुआ, जो होगा एंगल का चेंज। क्या एंगल का चेंज, पहले हम देखते थे यहाँ पे एंगल आता था, जो हमारा व्यूअर नीचे था, अब यहाँ पे व्यूअर कहाँ पे भाई, ऊपर पे, और ऑब्जेक्ट नीचे, व्यूअर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे, यहाँ पे व्यूअर नीचे था, ऑब्जेक्ट टॉप पे था, तो यहाँ पे एंगल बना था, वो एंगल उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बिल्कुल उल्टा काम हुआ, हमारा व्यूअर ऊपर चला गया, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंगल बनता है ये वाला, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला थीटा, उस थीटा को नाम देंगे हम क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहेंगे भाई, जब एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, लाइन ऑफ साइड एंड एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कब, जब व्यूअर आपका क्या होगा, टॉप पे होगा, ऑब्जेक्ट
नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मतलब क्या, जब व्यूअर नीचे की तरफ देखता है तो जो भी एंगल बनता है इसके बीच में, लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरी बात, एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी मैं लाइन ऐसे निकालता हूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे कोई भी एंगल में मतलब लाइन ड्रा करता हूं, तो ये वाला एंगल, ओके, और ये वाला एंगल इक्वल होता है। जैसे मैं एंगल θ1 θ2 दूंगा, तो यहां पे θ1 = θ2 होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं α1 α2 देता हूं, यहां पे भी α1 α2 इक्वल होता है। ये होते हैं प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या दिखा दे रहा है आपको, समझ लो ये वाला भी लाइन और ये वाली डिस्टेंस लाइन पैरेलल है, और हमने ये लाइन खींच ली उसके बीच में, और ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर ही होगा ना, सही बात है। तो आपको अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है तो वही एंगल आप यहां पे बन जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहां पे भी थीटा बन जाता है। कब, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी हम लाइन ड्रा करते हैं तो उसकी बिल्कुल क्या बोलते हैं, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, वो क्या हो जाते हैं भाई, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे यहाँ पे, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट टॉप पे हो, व्यूअर नीचे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। व्यूअर नीचे होता है, ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है तब, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बनता है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। दूसरी बात, जब व्यूअर आपका ऊपर हो, मतलब टॉप पे हो, और ऑब्जेक्ट नीचे हो, उल्टा, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऊपर होती है, यहाँ पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे थी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉरी व्यूअर होगा वहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यहाँ पे व्यूअर है तो व्यूअर के हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो डिस्टेंस रहेगा, ये थी हमारी लाइन ऑफ साइट, ये तो हाइट रहेगी। अब देखिएगा जो एंगल बनना था किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये वाला, ये थीटा, इस थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलेगा। तो हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूं, ये आपको, मुझे आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे चलेगा, मैं एक एग्जांपल लेके देखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा वो, जैसे, ठीक है। और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ओके। यहाँ पे वर्ड में एक बार मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम एग्जांपल। और टावर स्टैंड vertically on the ground from a point on the ground which is 15 centimeter 15 meter away from the tower. Okay, the angle of elevation यहाँ पे नाम दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower is found to be 60 degree, ठीक है। एंगल भी दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ समझने के लिए आपको। अब यहाँ पे देखिएगा उन्होंने क्वेश्चन कहा है, कोई एक टावर है कहाँ पे, वर्टिकली ग्राउंड को। अब ये मेरा ग्राउंड होगा, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम ड्रा करनी है, क्योंकि आपको वो डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको वो फुल मार्क दे देंगे, ठीक है। अब ये अगर मेरा ग्राउंड है,
ठीक है। मैं ग्राउंड आप स्केल से निकालो अच्छे से, ठीक है। अब ये मेरा ग्राउंड, इस ग्राउंड पे मुझे क्या निकालना है भाई, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे लिख भी लीजिएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब वर्टिकली लाइन एक ड्रा करने वो टावर है, अब उसे नाम दे सकते हैं आप, इसे क्या दे सकते हैं भाई हम उसको टावर, ये हमारा क्या होगा टावर है, और टावर की कुछ तो हाइट होगी उसे डिनोट करेंगे h, ठीक है। टावर की कुछ तो हाइट होगी उसको डिनोट करेंगे h से। उसके बाद उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ओके। कोई तो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे, ओके, जो कि इस टावर से कितने मीटर दूर है भाई, सिर्फ 15 मीटर दूर है। देखिए क्या आपने लिखा है उन्होंने, ठीक है। क्या कहा है, कोई यहाँ पे पॉइंट है जो मतलब व्यूअर समझ लेंगे। अब ये मेरा पॉइंट यानी व्यूअर है जो कि कहां पे भाई, इस ग्राउंड पे कितने मीटर दूर है इस टावर से, 15 मीटर दूर। तो ये टावर का और इस ऑब्जेक्ट व्यूअर का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कितने मीटर का है, 15 मीटर का, ओके। इतना तो समझ सकता। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ओके। अब ये तो ज्वाइन कर लेंगे उन्होंने, इतनी बात की बात करने के बाद उन्होंने कहा है क्या कहा भाई, अवे फ्रॉम द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की, एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी कैसे मैंने कहा था, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होता था तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन लगता था, मगर एंगल ऑफ एलिवेशन से मुझे समझ में आया ये हमारा व्यूअर होगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नीचे ही होता है कभी भी व्यूअर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, ठीक है। क्या है भाई, कितना डिग्री दिया है यहाँ पे एंगल, 60 डिग्री। मतलब मुझे जो क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई, हमको दिया है डिस्टेंस की, डिस्टेंस यानी 15 मीटर है, ओके। थीटा दिया है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, h हमको निकालना है, क्या निकालना भाई, h हमको निकालना है। अब सर यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, ये पता है, ये निकालना था। अब इतना तो लॉजिक है, समझ में आता है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना था h मतलब हाइट, वही हमको करनी है, h यानी क्या होती है, हाइट होती है। अब देखिएगा मैंने पहले कहा था, अब आपको रेशियो की थोड़ी याद होनी चाहिए। रेशियो किसके लिए लगती है सर, हमको दिया है ये वाली साइड मतलब बेस दिया है, इस थीटा के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ओके। अगर बेस है ये परपेंडिकुलर है हमारे रेशियो के हिसाब से, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास है बेस, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। सर तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो वाले, बेस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस, ऐसे वाले जो रेशियो कहां पे थे, कुछ रिमाइंड हुआ सर, यहां पे थे tan और cot, tan थीटा cot थीटा, ये ऐसे दो रेशियो है जिनके यहां पे परपेंडिकुलर बेस, बेस और परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर थे। हां मुझे तो याद हो गया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि मुझे यहां पे जरूरत किसकी होगी भाई, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, ओके, डिवाइडेड बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। अब बेस यानी कौन होता है हमारा, यही है डिस्टेंस, ओके। तो आपको अगर अच्छे से याद नहीं तो आप बेस की फॉर्म में ऐसे बेस लिख सकते हैं, ओके। और यही है हमारा h यानी ये होता है परपेंडिकुलर, आपको याद करने के लिए। अब तो मुझे कितना वैल्यू तो पता लगी, क्या पता लगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो h होती है, उसे h के फॉर्म में रखिएगा। बेस की वैल्यू कौन होती है, 15 होती है, 15 लिख दिया, ठीक है। अब इतना तो लिख दिया, अब ये इसके बराबर हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 15 हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 15। अब तो सर थीटा भी दिया था, देखिए थीटा तो बदला दो यहाँ पे, थीटा 60, ठीक है। अब इसी के लिए तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या कहा था कि tan 60 क्या होता है भाई, अब नहीं याद है तो दिमाग में कैसे लाएंगे सर, tan थीटा होता है सर sin अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो sin 60 तो पता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका जो आंसर होगा tan थीटा का, tan 60 थीटा का, tan 60 का वो होता है √3, पता लग गया मुझे। tan 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √3। ये कब आपको एक तो डायरेक्टली याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको टेबल लर्न करना ही है, नहीं तो आपके फालतू में 5 मार्क चले जाएंगे, 5 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लगता है वो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कितने शॉर्ट में आंसर आता है, सिर्फ आपको थोड़ा इधर उधर लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ये क्वेश्चन नहीं तो 4 मार्क 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। अब tan 60 की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, क्या होगी tan 60 की वैल्यू, √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15 है, ये 15 यहां पे भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, h इज इक्वल टू
15 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 3। बस हाइट तो यही है ना, हमको उन्होंने क्या कहा, फाइंड द हाइट। और ये चैन क्या, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लगे अगर रूट 3 की वैल्यू दी होगी तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी किए ना, यहाँ तक भी रख दिए, ठीक है, आपने सॉल्व नहीं भी किया और यहाँ तक रख दिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका इस डायग्राम में h का वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, 15√3 मीटर, ठीक है, ये मीटर यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि कह रहा था क्या, आपको डिस्टेंस दिया था, हाइट निकालनी थी, एंगल दिया था, ठीक है। तो आपको अब बोलेंगे बच्चे कंफ्यूज होते सर हर वक्त हम tan क्यों लगाया, हम tan कैसे लगाया, tan रेशियो देख के मैंने लगाया, क्यों, जो गिवन क्वेश्चन गिवन कंडीशन क्या होती है, गिवन डाटा क्या होता है, उसके हिसाब से आपको ये रेशियो यूज करना है। आप tan भी यूज कर सकते हैं, cot sec sin cos कुछ भी, मगर कब, जब आपको दिया क्या होता है, डाटे के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या दिया था मुझे, बेस दिया था और हाइट निकालना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बेस दोनों का रिलेशन मुझे tan और cot में दिखाई देता है, इसलिए मैंने tan अगर आप cot भी ले सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, आपको cot के हिसाब से भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे ये ना देती, मतलब ये ओके ये था, अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल निकालना होता तो मैं ये tan यूज करता क्या, नहीं, फिर ये मेरा गलत हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता, सॉरी हॉरिजॉन्टल हाइपोटेनस निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ता, मेरे पास परपेंडिकुलर तो नहीं था, सॉरी बेस है हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस का रिलेशन देखिएगा, बेस हाइपोटेनस किस में दिखाई देता है भाई, बेस हाइपोटेनस का, बेस हाइपोटेनस तो मुझे सर एक तो cos थीटा में दिखाई देता है, सही बात है कि नहीं, रेशियो में पढ़ा था तो जो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये तो cos थीटा में है, और cos थीटा के उल्टा भी लाए, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, वहां पे भी ये लागू हो जाएगा। मतलब आप उसके हिसाब से जो डाटा क्या कह रहा है उसके हिसाब से आपको ये वाला रेशियो यूज करना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, रेशियो यही tan ही क्यों, मैंने यहाँ पे लगा, तो आप हर एग्जाम में या एक एग्जाम्पल में tan ही नहीं लगा सकते, ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके हिसाब से, इसलिए मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, रेशियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा भाई, ये समझ में आया, ओके चलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही होगा, इस टाइप से होगा, मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब होगा यहाँ पे देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह पे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब जो हमारा टावर है वो तो खड़ा होगा, चलो फिर से डायग्राम निकाल लेंगे, ये हमारा टावर है, ओके, यहाँ पे कोई तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, और हमारे वर्ड पे आ गया डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा फिर, मैंने तो अब निकालना मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब मैंने तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली, ये भी दो पॉइंट ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये था हाइट h से डिनोट करके, ये है डिस्टेंस जो कि हमको दिया था, कितना डिस्टेंस दिया 50 मीटर, ये था 15 मीटर, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए गिवन डाटा क्या क्या दिया था, क्या क्या दिया है भाई। अब यहाँ पे कोई मेरा तो व्यूअर होगा, ओके, इस मतलब टावर पे खड़ा है हमारा व्यूअर, जो टावर होगा उस टावर पे खड़ा, मतलब जब चढ़ के वो इस नीचे वाले आदमी को देख रहा है, या नीचे में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे देख रहा होगा, इसलिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये बन जाएगा, देखिएगा, ये है मेरा थीटा, अब थीटा की वैल्यू मेरे पास दी थी कितना 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दी है ना ऑलरेडी, देखिएगा 60 डिग्री दी गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम था, सिर्फ एक ही वर्ड बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल गया। जैसे देखिएगा एंगल पे जो यहाँ पे था वो एंगल यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा थी, ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा, ओके, ये वाली मतलब ये भी वैल्यू हो जाएगी इसी की भी, ये अगर इसको थीटा 1 कहते हैं तो इसको ये थीटा 2 कहेंगे, और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है ही भाई, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा, ओके, ये भी 60 डिग्री बन गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, अभी जो हमने निकाला था वही आंसर होगा। फिर से वही फंडा लगाएंगे, क्या यहाँ पे गिवन एक बार लिख के रखते हैं, क्या गिवन होगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जैसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, क्या है भाई 60 डिग्री, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ऑब्जेक्ट, ये भी हो जाएगा 15 मीटर।